वाह वाह वाह, ज़बरदस्त हसन, वेरी नाइस। और हमारे साथ कुछ और भी मेहमान मौजूद हैं। आपको सबको भी एक दफ़ा फिर शो में कहेंगे खुश आमदीद। और मेहमानों में इस वक्त हमारे साथ खालिद सलीम मोटा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो खालिद साहब। बहुत अरसे के बाद आपको ऑन स्क्रीन देख रहे हैं। सबसे पहले ईद मुबारक आपको। और तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है, फर्स्ट क्लास। आप सबको भी ईद मुबारक हो, तमाम मेरे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक हो। मुबारक। और अल्लाह ढेर सारी खुशियाँ नसीब करे। और इस कुर्बानी की ईद पे आप हमेशा जो है ना अपने गरीब पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को याद रखें। और आप हर तरह के और गज़ा के जो हैं मज़लूम, उनके लिए भी आप जो है ना ज़रूर कुछ न कुछ कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और बड़ी अच्छी बात, यकीनन कुर्बानियाँ वो बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं इस वक्त। तो हम अपनी इस ईद कुर्बान पे उनको नहीं भूल सकते और हम सब की दुआओं में वो शामिल हैं। बहुत काम भी हो रहा है, ख़ास तौर पे कराची की जो NGOs हैं वो इस वक्त सरगर्म हमें नज़र आ रही हैं। और फूड के हवाले से और इस वक्त गोश्त पहुँचाने का जो सिलसिला है वो भी एक अच्छा काम जो है वो चल रहा है। उस हवाले से भी हमने कई शोज़ किए हैं और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई है। इस वक्त मेरे साथ जो है ना वो नेहा जसरानी भी मौजूद है। आप मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। वेलकम टू द शो नेहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह नेहा। तो ईद जो है वो नेहा कैसी गुजर रही है आपकी, और ईद पे क्या क्या करती हैं? बहुत अच्छी, फ्रेंड्स के साथ जाती हूँ, कहीं कैफ़े चले गए, रेस्टोरेंट चले गए, उनके साथ मना लिया। तो ईद तो यकीनन सबकी जो है ना वो बड़ी मसरूफ़ गुजर रही होती है और जो है सब मिल भी रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना कि एक त्यौहार आ गया। तैयारियाँ कैसे होती हैं? कोई भी फेस्टिवल आए तो ख़वातीन तो मुझे बड़ा टाइम लगा देती हैं शॉपिंग में ख़ास तौर पे और चूज़ करने में चीज़ें। तो आप चूज़ी हैं कपड़े जूते चूज़ करने के मामले में? चाहिए होती है, परफेक्ट लुक चाहिए होता है, मेकअप सब कुछ है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। खालिद साहब, आप अपनी ईद के बारे में बताएं, आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद तो जब ठीक ठाक थे तो बड़ा एक्टिव ईद गुजारते थे। बड़ा शौक़ होता था मंडी जाके कुर्बानी का जानवर ख़रीदने का और फिर कुर्बानी में भरपूर हिस्सा लेते थे। ज़बरदस्त। अब जो है वो ज़रा थोड़ा मसाइल हो गए हैं पैदा, आंखें भी नहीं हैं, टांगें भी नहीं हैं। अल्लाह की तरफ से अल्लाह का शुक्र है, वैसे मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, ये जो खालिद साहब ने बताया मंडी जाते हैं, आपका जाना होता है मंडी खुद जूस करने जाते हैं, जानवर नहीं जाते या बस आ जाएगा? ऑनलाइन भी तो अब मिल रहे हैं सारे बकरे शकरे। ऑनलाइन नहीं जाते हैं, खुद जाना पड़ता है। और जब अपना लेना होता है तभी जाता हूं। शौक है कि नहीं है? मतलब मजबूरी में जा रहे हैं? इतना शौक नहीं है अब, मजबूरी है कि खुद जाके अगर लेना है, अपने लिए लेना है तो फिर जाते हैं, वरना अब वो शौक नहीं रहा। बचपन में जो होता था कि मंडी में जा रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे, अब नहीं होता। बिल्कुल, अब मसरूफ़ है। अब आप तो वैसे भी सोने वाले आदमी नहीं, ईद पर जिसमें सोना है वो वाली पार्टी में। खालिद साहब, आपने ईदें सो के गुजारी हैं या फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारते रहे, किस तरह से? ये जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में था तो उस वक्त मतलब लाहौर में इंडस्ट्री थी। मेरे पेरेंट्स जो थे ना वो फैसलाबाद में थे, तो ईद के लिए जो मतलब कि वो लाहौर से फैसलाबाद जाना पड़ता था। तो फिर वो इतने एक थकन होती थी कि वो सो के ईदें गुजरती थी ज़्यादातर। ऐसा ही है। लेकिन ये है कि नमाज ज़रूर पढ़ते थे, नमाज पढ़ के आके सो जाते थे। बिल्कुल, सारे काम करने वाले जो है ना वो इंडिया ये हो रहा था कि नमाज पढ़ के उसके बाद आराम करती हूँ। बैक टू बैक रिकॉर्डिंग्स हो रही होती हैं, काम हो रहा था, तो ईद पे बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। तो नेहा, आपकी क्या एक्टिविटी होती है? कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आजकल चल रहे हैं, क्या कर रही हैं आजकल? फ़िलहाल तो मैंने 2-3 में ड्रामा शूट में काम किया है। एक रिसेंटली खुद सर में काम किया था, छोटा सा रोल किया था। अभी 2 और किए हैं जो कि अभी ऑन एयर नहीं आए, तो जल्द वो भी आएंगे। एक्टिंग का शौक़ रहा या किस तरह से जना आपने चूज़ किया कि मुझे ये करना है? एक्टिंग पैशन रहा है, शौक भी बचपन से। बचपन से हर किसी को कहती थी एक्ट्रेस बनूंगी। तो बस फिर अपॉर्चुनिटी मिली तो अवेल कर दी। ज़बरदस्त। पढ़ाई कर रही हैं? जी, A-levels कर रही हूँ मैं। तो आगे कंटिन्यू करने का इरादा है एक्टिंग? क्योंकि हमारे यहाँ तो अब माशाल्लाह बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज भी उसमें बच्चे ले रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं। तो आपका क्या है जो है वो ज़िंदगी में? नहीं, मैं इकोनॉमिक्स में ही कुछ करूँगी, उसी में कोई कोर्स करूँगी। बिल्कुल ही थिएटर वगैरह में नहीं जाना। तो एक डिग्री इस साइड पढ़ाई के हिसाब से भी करनी है और बाकी ये तो शौक पूरा ही कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। हसन, आपका जो है ना वो स्टडीज़ वगैरह कम्प्लीट हो गई है क्या? स्टडीज़ कम्प्लीट हो गई हैं, मैं जॉब भी कर रहा हूँ और बाय पैशन मैं सिंगर हूँ। जॉब क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस।
तो हम सब जो है ना डिफरेंट रोल्स वाले आज तो बैठे हुए हैं। खालिद साहब, आपने एक बड़ा अरसा गुजारा है इस इंडस्ट्री में, और इस वक्त जब आप देख रहे हैं जैसे अभी यंग टैलेंट नेहा भी हमारे साथ हैं, हसन म्यूजिक इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, किस हद तक जो है ना आपको अभी चेंज नज़र आ रहा है, और इस चेंज को आप जो काम और स्क्रीन पे हमें नज़र आ रहा है कैसे देखते हैं? आपकी नज़र क्या कहती है? बहुत फ़र्क है हमारे दौर में और इस दौर में। अब के जो बच्चे हैं वो ज़रा ज़्यादा ही तेज़ हो गए हैं, और मतलब है कि वो जो जिन मतलब है कि मुश्किलों से और जिन दोराहों से हम गुजरे हैं वो तो बड़ा मुश्किल है। अगर वो उन्होंने ही हमें मतलब है कि इस काबिल बनाया कि हम इस मुकाम पे आज आपके पास बैठे हैं। मैंने तकरीबन 300 के करीब फिल्में की हैं और हज़ारों स्टेज और टीवी ड्रामे किए हैं। मेरा पहला ड्रामा जो था स्टेज का वो 1966 में ओपन एयर लाहौर में हुआ था, वेड़ा पंजाबी ड्रामा था। फिर मुझे पहला जो टीवी शो मिला वो था सदरा, वो यावर हयात उसके प्रोड्यूसर थे और बानो कुदसिया उसकी राइटर थी। उसमें टॉप मतलब अफजाल अहमद मेरे साथ पहले वो वालिद बने थे, एक फिरदौस कमाल होती थी उसमें, वो मेरी वालदा बनी थी। सही। और दुर्दाना बट थी उसमें, वो मेरी बहन बनी थी। वो हमने रिश्ते आखिर तक मेंटेन किए, जो पहली स्टेज का जो टीवी का जो रिश्ता था वो मेंटेन किया, और हम वो रिश्ते मेंटेन करते थे और आपस में प्यार मोहब्बत और खुलूस से रहते थे, और कोई मतलब है कि किसी का के लिए जेलस नहीं था, सब दुआएं करते थे हम एक दूसरे के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब साथ काम कर रहे होते हैं ना तो वाकई आपका भी जो वक्त गुजर रहा होता है नेहा, तो बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। आपकी किस तरह से अपने को स्टार्स के साथ या को वर्कर्स के साथ बॉन्डिंग है, और किस तरह से आप करती हैं? अच्छी बॉन्डिंग है, सबके साथ टाइम स्पेंड होता है, पूरे शूट में मज़े के लोग मिलते हैं, फन पीपल मिलते हैं, और यंगस्टर्स हैं तो सब अंडरस्टैंडिंग वगैरह हो जाती है। हाँ बिल्कुल, उसके बाद दोस्ती कंटिन्यू भी होती है, फिर एक दूसरे को ये भी अप्रोच करते हैं ये शूट आ गई तो मैं भी प्रोफाइल भेज देती हूँ, साथ करते हैं, तो यही होता है। ये अच्छा है कि एक से एक के साथ ना दूसरे को, खालिद साहब ने भी कहा कि हम भी कोशिश करते थे कि सब एक दूसरे के साथ जाओ, एक दूसरे को आगे और बढ़ाएं। आजकल अप्रोच करना भी इजी हो गया है सोशल मीडिया की वजह से। बिल्कुल, एजेंसीज वगैरह उनके पेजेस बन गए हैं एज कम्पेयर टू पहले वाकई बहुत मुश्किल था। पहले तो जी सोचते थे कि टीवी वालों से अछूत लगते थे ना, टीवी वाले, टीवी वाले से राब्ता कैसे होगा, है ना खालिद साहब? बिल्कुल, ड्रामा मिलेगा। आप कैसे आए थे इस ड्रामा एंड फिल्म इंडस्ट्री में? कौन लाया आपको? शौक था, किस तरह से आए? मैं मतलब है कि स्टेज से मैंने शुरू किया। ठीक। मतलब है कि अतर शाह खान जदी वो मेरे उस्ताद हैं, तो अल्लाह उनको बड़ी रहमत करे और जन्नतों में उनका घर बनाए। वो मतलब इंट्रोड्यूस तो मैं पहले ही हो गया था, लेकिन सही जो ट्रेनिंग मिली है वो अतर शाह खान साहब से मिली है, और उन्होंने बहुत गाइड किया है इस मामले में, और मेरे लिए ड्रामे लिखे खसूसी तौर पर, स्टेज पे मेरे लिए लिखा, टीवी पे मेरे लिए लिखा। और जो टीवी पे पहला ड्रामा था वो स्टेज पर एक ड्रामा था रॉन्ग नंबर अतर शाह खान का, वो देखा था इन्होंने अपना यावर हयात साहब ने, तो एक रोल वहाँ पे निकला था, अंडर 12 चाइल्ड होता है एक, जो जिसकी उम्र बढ़ जाती है और कद नहीं मतलब है कि जहन नहीं बढ़ता। सही। तो उसमें मुझे उन्होंने रोल दिया था, वो कोई एक एपिसोड का रोल था, और जब ड्रामा शुरू हुआ तो इतना अप्रिशिएट हुआ कि वो 13 की 13 किस्सों में मैं था। वाह, जबरदस्त। और मतलब है कि उसके बाद फिर एक लाइन लगी हर तरह की ड्रामों की भी, और फिल्म में इंडस्ट्री में भी जो है ना वो मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था लेक अख्तर साहब ने और सैयद कमाल ने। वो ड्रामा देखने आए थे, और ड्रामा ख़त्म हुआ तो फिर मेरे पास आए, वो कहने कि आप जो है ना, आपने एवेन्यू स्टूडियो में शूटिंग चल रही है फिल्म मुलाकात की, तो आपने वहाँ पे आना। तो वो उस दिन मैं मतलब कि स्टूडियो गया अगले दिन, तो वहाँ पे वो गाना एक शूट हो रहा था मुलाकात फिल्म का, लिख दीजिए प्यार की चिट्ठी मेरे नाम, निशो और वहीद मुराद थे उसमें। फिर उसमें कभी खां से उससे काफ़ी लोगों की इंट्रोडक्शन हुई, और जिन्होंने फिर वो उसकी शूटिंग देखी उन्होंने अपनी अपनी फिल्में ऑफ़र कर दी। फिर वो मैंने मुड़ के नहीं देखा, फिर मैंने 300 के करीब फिल्में की हैं। वाह, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा जर्नी है। पहले वाकई मुश्किल था हसन, अभी चीज़ें आसान हो गई हैं, कदरें बेहतर हो गई हैं। जैसे भी हम बात करते हैं ना, नेहा ने भी बताया कि डाइन आउट करते हैं, फ्रेंड्स के साथ चले जाते हैं, होता है। आपने तो कहा पहले आप सो रहे होते हैं, आराम फरमा लेते हैं, उसके बाद बारबेक्यू में आपने बजाने का जो है ना वो सिर्फ टेक आउट आया हुआ है। और क्या क्या एक्टिविटी होती है सर? शॉपिंग का क्या सिलसिला है?
शॉपिंग का खुद मीठी जाते हो जाती हैं, है, किसी को मीठी- जो है ना वो असाइन कर देते हैं कि कपड़े ले आओ? नहीं, एडवांस में मैं शॉपिंग कर लेता हूँ। मैं ईद के दिनों में कभी भी शॉपिंग नहीं करता हूँ, पहले से लेके रख लेता हूँ मैं। आपने क्योंकि- बताया था, यस, बिल्कुल, पहले, exactly, हाँ, मैंने ईद पे बताया था। हाँ। अच्छा, तो किस तरह की जो है ना वो ज़्यादातर चीज़ें चूज़ कर रहे होते हैं? मुझे ज़्यादातर कलरफुल पसंद है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मुझे कलरफुल ही पसंद है, जो मैं अपने इवेंट्स में भी वेयर कर सकूं और घर में भी। हसन, जब फ्रेंड्स एंड फैमिली में जाते हैं तो फरमाइशें बड़ी हो रही होती ना हर जगह पे, तो कभी कभी बोर हो जाते हैं, कभी थक जाते हैं, नहीं यार बस आज मूड नहीं है, आज नहीं सुना। हाँ, ज़ाहिर है मूडी हूँ मैं, कभी मूड होता है तो मैं ज्वाइन करता हूँ फ्रेंड्स की गैदरिंग, वरना मना कैसे कर, नहीं अभी गए रिश्तेदारों की मना मैं- दावतें बड़ी होती है ना, तो अब उसमें तो सब फुपियाँ पीछे पड़ जाएंगी, खालाएं पीछे पड़ जाएंगी, कजन्स पीछे पड़ जाते हैं कि यार कुछ सुनाओ। अब सुना के भी बंदा जो ना कहता सुनाने के लिए गिटार होना चाहिए, गिटार नहीं हो तो मैं फिर लेके कहता हूँ, नहीं मेरा गला जाते खराब गिटार, है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हर वक्त मूड में नहीं होता कि बंदा मतलब गा ले बस। स्पेशली कोई सिंगर मिल जाए फिर तो पीछे ही पड़ जाते हैं, बस सबके गा साथ लो होता है, तो। पिकनिक हो, सिंगर की जो है ना वो शामत है, महफिल बारबेक्यू बनवा पार्टी लो हो, बस। फिर अपनी फैमिली का आतिफ असलम होता है वो। हाँ वो ऐसा हाँ, ही है। बिल्कुल। लेकिन अच्छा भी फील हो रहा होता है। हसन, कैसा फील करते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टार्ट में, मतलब मेरा एक ड्रीम था कि मैं स्टेज पे खड़े होकर गाऊँ गिटार पकड़ के, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी गिटार प्ले करूँगा या मैं इतनी ऑडियंस के आगे गा रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है, अल्लाह का शुक्र है। और ज़बरदस्त। अभी स्ट्रगलिंग जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको वो मेरी एक फ़िल्म थी इंतखाब, उसमें एक गाना था हम न तरसें कभी भी खुशी के लिए, वो आपको याद है? नहीं, बाबा को याद होगा मेरे, लेकिन मुझे पुराने सॉन्ग्स बताओ। भाई अब असल में नए बच्चों के लिए तो नए नए गाने आ गए ना खालिसा। आपका कोई बड़ा अच्छा फेवरेट गाना कौन सा था खालिसा? मौसीकी अच्छी लगती? मौसीकी अच्छी लगती है मुझे, सुनता हूँ बड़े शौक से। नए गाने जो आ रहे हैं, पुराने गाने तो यकीन हर अब जैसे हमें अपने दौर के गाने बड़े पसंद होंगे, लेकिन अब आगे आने वाली जनरेशन पुराने पता सॉन्ग्स नहीं में किस जो तरह है का मैसेजेस भी होते थे, अब जो सॉन्ग्स उसमें बस उसमें कुछ नहीं, वो ये कहते हैं कि बस टाइम पास हो जाए, 3 मिनट का शोर-शराबा गाना बहुत निकल है। जाएगी। एग्जैक्टली। हाँ मतलब है कि मेरे दौर में मौसीकी क्लास की होती थी, मौसीकी इतनी अच्छी बनती थी, जब फिर वो डायरेक्टर उसको पिक्चराइज करता था तो उसमें अपना पूरा टैलेंट लगा देता था। फिर हर कोई जो आर्टिस्ट था वो अपनी एक्सट्रीम कोशिश करता था उसको बेहतर करने के लिए। तो अब सही जो है बात ना है। वो कहते हैं बस टाइम पास हो जाए, किसी तरह निकल जाइए। जी। ये सिलसिला बेसिकली अभी क्या होना है, अभी वायरल होना है और ट्रेंडिंग में आना है। अब वो चाहे अच्छे तरीके से हो जाए या बुरे तरीके। अभी हमने देखा कि अभी रिसेंटली गाना जो आया हुआ उसकी वीडियो में क्या है, और बदोबदी भी जो अभी सबसे ज़्यादा, अब क्या है वो पुराना गाना, अब उसको उठाकर देखें तो वो कितना तो उसमें यूट्यूब नजर पे डिफरेंस बैन भी है। हो गया, लाइक हट गया। वो स्ट्राइक पड़ गया ना, After like पुराना गाना 28 नूरजहां का है वो। million सर मुझे नहीं पता, अभी पता चल रहा है मुझे। हाँ तो वो पुराना गाना है, गाने के बारे में नहीं पता, ये नहीं नहीं, पता मतलब ये नहीं पता कि ये कोई पुराना सॉन्ग था। ये पुराना ये सॉन्ग पुराना है, song है। इसको दोबारा उन्होंने गाया और उसके बाद जो है वो इसीलिए तो स्ट्राइक आके वो मुझे जो है समझ में नहीं आता कि हम पता नहीं क्या कौन सी चीज़ हम लोग पसंद करके उसको खुद ही हम लोग वायरल करते हैं और फिर एक्चुअली आजकल जो ज़्यादा क्रेजी है ना वही वायरल होता है। कोई क्रेजी हरकतें करे वही ज़्यादा वायरल जाती हैं। अच्छा ये मैंने मॉडल और एक्ट्रेसेस को भी देखा है ना इस तरह के स्टंट्स करते हुए। तो नेहा आपने भी कुछ ऐसा प्लान किया है, कुछ करती हैं ऐसा कि किसी तरह बस वायरल हो जाऊं? नहीं बस एक जो है अपनी ना, लिमिट में थोड़ा सा शॉर्टकट है इस वक्त मशहूर होने का, वायरल हो जाए या कोई भी ऐसी वीडियो बना दें, बिल्कुल। आप कोई ऐसा स्टंट कर लें। नहीं बस अपने लिमिट में अच्छी कुछ डिसेंट बस पोस्ट कर लूँ भाई। ये हर किसी की चॉइस है। बिल्कुल। अच्छी है। म्यूजिक की बात हो रही थी, किस तरह का म्यूजिक पसंद है? म्यूजिक पसंद भी है, नहीं है? है बिल्कुल, लेकिन इतना नहीं सुनती। लाइक एक होता है ना बिल्कुल एक शौकीन होता हर है इंसान, वो नहीं हूँ। अभी तो ये भी आसान है ना, काम भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पे बस आपने लगा लिया AirPods वायरलेस लगा लो। एयरपॉड्स, तो वो और ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई। बाकी मेरी हॉबी डांसिंग है। अरे वाह, हाँ तो Nice. मे बी Extra, फ्यूचर ये तो में extra। अपनी स्मार्टनेस का राज भी है फैमिली की डांसिंग, है ना? फैमिली में क्या? फैमिली की तो कोरियोग्राफर हूँ, लेकिन मे बी फ्यूचर में एक प्रोफेशन भी एज ए प्रोफेशन भी कर सकती हूँ। फैमिली तो बहुत बोलती है बट एक खुद की थोड़ी सी लेजीनेस है। ये कोई इंस्टाग्राम कोई हैंडल है, फेसबुक वगैरह है ना? हाँ, वहाँ हाँ। पे हैं वीडियोस, यूट्यूब जी। वगैरह पे? इंस्टा पे है लेकिन इतनी नहीं है, 2-3 पोस्ट कर ली, ज़्यादा नहीं। लाइक शादियों पे जब डांस कर लिया, वो एक होता है ना एक अलग से इंस्टा पेज बना के अब कंसिस्टेंट रहो, पोस्ट करते रहो। वो सोचा है, अब छुट्टियां हैं तो बिल्कुल करूँगी। अभी तो एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गए ना हाँ आप लोग? बिल्कुल। recently अभी तो आप लोगों के जैसे पेपर्स मेरे खत्म हुए। CIAs थे तो वो एटलीस्ट 1.5 मंथ तो चलते ही हैं, तो गैप भी काफ़ी हो जाता है, तो फिर उसमें सारा फोकस था।
तो घर वालों की तरफ से कैसी सपोर्ट है, पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, फैमिली में रेजिस्टेंस है कि नहीं भाई तुमने एक्ट्रेस नहीं बनना या तुम ये डांसिंग नहीं कर सकती, ऐसा तो कोई नहीं है, या सब सपोर्टिव हैं कि भाई ठीक है जो करना है आपको अपनी ज़िंदगी में आप कीजिए? वो बचपन से सपोर्टिव रहे हैं डांसिंग में। इवन मेरी मम्मा या मेरे फैमिली मुझे बोलती है कि कोरियोग्राफर बन जाओ, मेरी चाची चाचू कज़न सब यही बोलते हैं। और एक्टिंग के भी मामले में उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। लाइक वो तो खुश, इवन मेरे पापा बहुत खुश हो रहे थे जब मैंने उनको रिसेंटली खुद से वाले ड्रामे में दिखाया था ना, उनके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी और वो देख के बहुत खुशी होती है। यहाँ जब लोग आ रहे होते हैं, आप मॉडल हैं, आपने इसमें एक्टिंग की थी, तो वो भी जब पापा वगैरह को बताओ या मम्मा को खुशी होती है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, पिक्चर्स लेना चाह रहे होते हैं, कोई जो लोग पहचान लेते हैं ना बाहर, तो पिक्चर लेनी है तो कहीं मना तो नहीं करती, नाराज़ तो नहीं हो जाती? क्या आपका रिएक्शन होता है? नहीं, वो तो एक खुद के लिए प्राउड है कि इंसान इतनी पॉपुलैरिटी है, तो बिल्कुल उसमें क्यों मना करना। बिल्कुल ऐसा ही है। हसन, अभी जैसे हम नेहा से बात करें, फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली में क्या मामलात रहे, और ये बताएं कि जब आपने कहा सिंगर बनना है, पढ़ाई आपने टेक्सटाइल में की होगी यकीनन आप, क्योंकि इस इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, तो क्या रिएक्शन था इसके बारे में भी बताइएगा, लेकिन मुझे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। तो हसन से हम पूछ रहे थे कि फैमिली सपोर्ट कितनी मैटर करती है हसन, और कितने अरसे से सिंगिंग कर रहे हो आप, और किसने मुखालफत की घर में कि तुम सिंगर नहीं बनोगे? क्या सब सपोर्टिव थे? हो गए, और मामू ने मुखालफत की थी कि तुम नहीं करो सिंगिंग। अभी भी मैं सिंग बाय पैशन हूँ, बाय प्रोफेशन नहीं हूँ। सोर्स ऑफ फंडिंग मेरी जॉब ही है। और फैमिली की सपोर्ट स्टार्ट में नहीं थी, जब स्टडीज़ कंटिन्यू थी उस वक्त नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब मामा ने देखा कि भाई इसको लोग बुला रहे हैं और चैनल्स पे भी ये इनवाइटेड है, तो फिर उसके बाद उनको खुशी हुई, वो फिर बताती थी कॉल्स करके भाई हसन इस चैनल पे आ रहा है आज, तो उसके बाद से फिर जो है वो सपोर्ट हो गई। ज़बरदस्त। तो हसन, आप आर्ट्स काउंसिल से भी वाबस्ता हो, जैसे अभी हम बात करते हैं, शाह साहब भी थे हमारे साथ, तो वहाँ तक कैसे पहुँचे? फिर ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे म्यूज़िक की, या किस तरह? नहीं, वहाँ पे मैंने सीखा नहीं, मेरी लिसनिंग थी बस। मैं म्यूज़िक सुनता था और सुन के मुझे शौक हुआ था, तो वहाँ पे एक इवेंट स्टार्ट हुआ था संडे फंडे। तो हर संडे को वहाँ पे डिफरेंट म्यूजिशियंस और सिंगर्स आते थे और वो उनकी बारी होती थी, वो सब वहाँ पे गाते थे। तो वहाँ मैं जाता था अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि भाई तमाम म्यूजिशियंस के साथ बैठ के मैं अपनी प्रैक्टिस, तो इस तरह से फिर वो वहाँ के मेंबर बन गए और इवेंट जो होते हैं उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। ज़बरदस्त। तो खूब अपने आप को वहाँ पे 7 साल लोगों के ग्रूम किया है। चलें जी जी खालिद साहब। रिमशा, मैं एक आपको अजीब बात बताऊं, बताइए। कि अभी बात हो रही थी राहत फ़तेह अली की और नुसरत फ़तेह अली की। जी, मैं स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, मैं और अपना नुसरत फ़तेह अली फैसलाबाद में। मतलब है कि हमारी सेम क्लास थी। फिर जब आर्ट्स काउंसिल वहाँ पे बना, तो जो मैं था वो मैं ड्रामे में गवर्नर था उसका आर्ट्स काउंसिल का, और नुसरत फ़तेह अली जो थे वो म्यूज़िक में थे। और हमारा मतलब आपस में बड़ा तल्लुक़ रहा है, पेजी हम इसको कहते थे। और मतलब है कि ये ऐसे था जैसे मतलब है कि अल्लाह भोला सा लड़का नहीं होता कोई, अजीब मतलब है कि मतलब सेंस से बात नहीं करता। इनकी वालिद की जब डेथ हुई है, उसके बाद मिनटों में अल्लाह ने इस पर इतना करम कर दिया कि उस जैसा सिंगर पैदा ही नहीं हो सकता। ऐसा ही है, अल्लाह ने ऐसा उस पर करम किया और उसको पास आके मतलब कि इतनी हेल्प की। कोई मुझे अल्लाह की तरफ गॉड गिफ्टेड ये चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिसको वो कहना कि अल्लाह ताला जिसको जिस टैलेंट के साथ उतारते हैं तो उसमें उसको ग्रूम करके संवार भी देते हैं, निखार भी देते हैं। मज़े की बातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ ये तो मैं खालिद साहब आपसे पूछना ही भूल गई कि खाने में आपको, क्योंकि बकरीद और खाने के बगैर तो जी ऐसा मज़ा नहीं आता ना, जैसे मीठी शीरखुरमे के बगैर नामुकम्मल है, ऐसे बकरीद मज़े के खानों के बगैर नामुकम्मल है। क्या पसंदीदा डिश रही आपके खाने में, और अभी क्या खाते हैं शौक़ से? मैं हर चीज़ शौक़ से खाता हूँ। कलेजी शौक़ से खाता हूँ, पाई शौक़ से खाता हूँ, करद शौक़ से खाता हूँ, वो कई चीज़ें शौक़ से खाता हूँ। ज़बरदस्त। और आपको क्या पसंद है नेहा खाने में, किस तरह के कुजीन्स पसंद हैं? और बकरीद पे तो बड़े सारे खानों की बातें हो रही थी, आपको कौन सा खाना पसंद है? पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो, कैसे खाने खाती हैं?
चाइनीज़ इतना नहीं बट देसी ज़्यादा, या फास्ट फूड बर्गर एंड ऑल। मटन मैं नहीं खाती। देसी खाने ज़्यादा सेहत से लग रहा है कि कुछ नहीं खाते। हाँ ये है। स्मार्ट, भाई मॉडल को तो स्मार्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, लेकिन fitness का। न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं खाती। वैसे वो है। फिटनेस का ख्याल कैसे रखती हैं आप? क्या मैं- रूटीन होता है आपका? थोड़ा सा लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खाती, लाइक शाम को जैसे भूख लगती है स्नैक्स वगैरह नहीं खाती, उस पर कंट्रोल करती हूँ। लेकिन अगर आदत हो जाती है तो फिर कंट्रोल करती हूँ कि बिकॉज मेरा वेट जल्दी बढ़ जाता है और जल्दी कम भी हो जाता है। तो बस यही है। लेकिन बात जो है ना, ये जंक फूड जो है ना बड़ा डेंजरस हो गया है। कई सारे हादसा हो चुके हैं ऐसे जंक फूड के से, तो इससे अवॉइड ही करना चाहिए मेरे ख्याल में। मेरा इतना इंटेक भी नहीं है जंक फूड का, लाइक बहुत रेयरली कभी दोस्तों के साथ चलिए तो बस फिर खा लिया। हसन, आपको फास्ट फूड, जंक फूड, किस तरह का कुजीन पसंद है? देसी खानों के फ़ैन हो? डिपेंड्स ऑन मूड। जंक फूड भी बहुत पसंद है और देसी फूड भी बहुत पसंद है। हर तरह का खाना, तरह का। खाना हो, खाना हो बस अच्छा हो, बाहर का हो। सब्जी दाल चावल भी हो, मैं तो कहती हूँ मैं भी हर तरह का दाल खाना चावल उसके साथ वो सैलेड हो, प्याज टमाटर उस पे नींबू डाला हुआ। चटनी वटनी हो। अभी तो वाकई इतना गोश्त खा चुके हैं ना कि वाकई दाल चावल पापड़ चटनी अचार हाँ। अब इसकी craving हो रही बेहतरीन है। कॉम्बिनेशन जो है ना वो इस वक्त लग रहा होगा जहाँ जहाँ बनेगा। लेकिन हाँ मज़ा आता है, उसके साथ फ्राई बोटियाँ भी हो। तो बकरीद के तीसरे दिन जितना का जो है ना, गुड़ मेरा तो डालेगा मेन्यू उतना ये, हाँ मेरा तो मेन्यू फिक्स होता है कि यार बस अब बस हो गई है। अच्छा जी, तो हमें ब्रेक की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन हसन ब्रेक पे जाने से पहले अगर आपको मज़ेदार सा गाना ही सुना दे। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब इस वक्त हम बात कर रहे हैं ईद के हवाले से, और ईद के हवाले से जो ना तैयारियों की बात हो और जो है ना वो कहती हूँ ना बड़ों का साथ हो तो ईद का रंग जो है ना वो दुबाला हो जाता है। तो रानिया आप अभी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, हसन तो हमारे साथ हैं ही और मज़े मज़े के गाने भी सुना रहे हैं, लेकिन मज़े मज़े के टिप्स और खानों की बातें वो आपा से होंगी कि इस वक्त क्या क्या तैयारियाँ कर, क्योंकि तैयारियाँ तो एक तो पहले से भी चल रही होती हैं, लेकिन जब गोश्त नज़र आता है तो बहुत सारी चीज़ें एकदम से रानिया पर दिमाग में क्या क्या किया जाए। तो कुछ टिप्स बताइएगा, एक तो गोश्त प्रिपेयर करने का, प्रिजर्व करने का, खाने बनाने का। लेकिन सबसे पहले आपको ईद मुबारक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक हो। बड़ी है माशाल्लाह, अच्छी तैयारी आपने ईद की हुई है। शॉपिंग कौन करता है आपकी ईद की? खुद जाती हैं जी। या बेटे बहू की जिम्मेदारी की यार नहीं, तुम करवा दो? खुद जाती हूँ, कपड़े हमेशा अपनी पसंद के लेती हूँ, सिलवाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं होती, क्योंकि मुझे टेलर को समझाना बताना और बटन और ये लेसिस ये बेटियों का काम है। ये ज़बरदस्त, सारा ज़बरदस्त। बेटियाँ और बहुएं ये काम करती हैं। और जहाँ तक ईद की तैयारी का ताल्लुक़ है, कपड़ों के साथ साथ अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन ये जो ईद उल अज़हा होती है, कुर्बानी की ईद है, इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी होती है। मीठी ईद की तैयारी और तरह की होती है, इसमें गोश्त का एक चाम होता है, कुर्बानी का चाम है। बच्चे बहुत दिल से इस ईद का इंतज़ार करते हैं और हमारे घर में भी माशाल्लाह बहुत एहतमाम होता है। अब सबसे पहले तो ये कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा कहाँ पर हो, कैसे हो, उसकी सफाई कैसे हो, ऐसे ही है। घर को कैसे बदबू से साफ़ किया जाए, गोश्त को कैसे सेव किया जाए। बिल्कुल सबसे पहले तो मैं बताऊं कि यानी कुर्बानी के जानवर की बहुत मोहब्बत करें, अच्छे तरीके से उसकी हिफाजत करें, उसको मेहमान समझें, बहुत प्यार के साथ रखें। बच्चों से भी कहें कि उनको दौड़ाएं ना, थकाएं ना, उनसे प्यार करें, उनके खाने का, उनके चारे का, पानी का ख्याल रखें, जगह को साफ़ रखें जानवरों की जगह को। और जिस दिन कुर्बानी होगी तो अपने पास चूने का ज़रूर इंतज़ाम कर लें सही कि जहाँ पे आपका जानवर ज़िबा होगा, ज़िबा होकर फिर अंदर की तरफ या तो आपका लॉन है उसके अंदर, या आपके गैरेज, हमारे तो गैरेज में ही होता है वो, तो हम चटाइयाँ हम बिल्कुल गैरेज को साफ़ करके धुला कर 1-2 दिन पहले और चटाइयों का इंतज़ाम करते हैं कि गोश्त की पहले तो रानें बनती हैं तो वो उसके ऊपर बिछाते रहते हैं और 2-3 पंखे लगवा देते हैं ताकि गोश्त खुश्क होता रहे। और रिमशा एक बात मैं और बताऊं कि मैं अपनी फैमिली में गोश्त बनवा कर नहीं बांटती। अच्छा। मैं हमेशा गोश्त के जो बोटे होते हैं, बड़े बड़े पीसेस, वो सबके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। ये भी आसानी है, बहुत आसानी, क्योंकि गाय का जो गोश्त है, बकरा तो आपको पता है मैं ज़्यादातर बांट देती हूँ, अपने घर बिल्कुल भी नहीं रखती। बकरे के गोश्त के तो किसी बच्ची को चाँपों की ज़रूरत होती है, कोई भाई कहता है चाँपे भेज देना, कोई कहता है कलेजी भेज देना, क्योंकि हमारे यहाँ कलेजी माशाल्लाह ज़रा ज़्यादा बनती है कि कलेजी सबको कुछ अपने घर का मेरा तरीका ज़रूर है कि बताएं, मेरा हाँ। भाई जो है
वो आलिम दीन है, माशाल्लाह। तो वो हमारे यहाँ मस्ट होता है कि हमारे यहाँ फजर में पहला जानवर ज़िबा हो जाता है और फिर उसकी जो कलेजी बनती है वही हमारा समझ ले नाश्ता होता है। वो हमारे घर में भी ऐसे। अच्छा, बकरीद पे वैसे अगर आप कोई दूसरा नाश्ता दे भी देना ऑप्शन में, तो मुझे तो ऐसा लगता है नाश्ता नहीं हुआ है अभी इंतजार करो, कलेजी से ही नाश्ता हो। चाय शाय पी लेते हैं थोड़ा सा, हमारे यहाँ नहीं पीते, कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं, कुछ भी नहीं। यानी वो जो कलेजी है वो यानी एक तरह का रोज़ा होता है वो हमारा ना, कि हम कलेजी से ही हमारे यहाँ एहतमाम होता है। उसके बाद दुनिया की कुछ चीज़ खाओ, लेकिन जब तक कलेजी, इसलिए सुबह फजर के बाद पहला जानवर हमारा ज़िबा हो जाता है। अब आती कलेजी की बात कि कलेजी में बदबू ना हो, कलेजी जल्दी गल जाए। कलेजी को ना धोना भी एक बड़ा मुश्किल काम है। और मैं तो झिल्ली भी उतारती हूँ, मैं खुद उसके अंदर घुस के ना जितनी नसें हों और उसमें से खून निकल रहा हो, जब तक वो ना निकल, मैं कहती हूँ कलेजी कोई नहीं धोएगा, वो मैं ही धोऊंगी खुद, कोई भी हाउस कलेजी धोने के बाद गुड़िया एक बेहतरीन तरीका है कि कलेजी जल्दी भी गले। अब थोड़ा सा आपने कलेजी बिल्कुल अच्छी तरह धो ली, ज़्यादा उसमें खून बहुत होता है, उसके बहुत अच्छी तरह धोने के बाद आप एक टब में थोड़ा सा पानी लें और उसमें 1 चमचा सिरका डाल दें और ये धुली हुई कलेजी आप इसके अंदर 2 मिनट के लिए भिगो दें। उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, कलेजी में जो एक बिसांद होती है वो ख़त्म हो जाएगी, कलेजी बिल्कुल आपकी क्लीन हो जाएगी। और जब आप उसको पैन में डालें तो एक ख़ास किए कि जल्दी से गल जाए कि आप धीमी आंच पे रखेंगी 10 मिनट के लिए और उसके अंदर 1 चम्मच भर के ऑयल डाल देंगे और उसको ढक देंगे। और 10 मिनट के बाद जब आप देखेंगी तो कलेजी अपना पूरा पानी छोड़ चुकी होगी। बस ये आपके पास बेस्ट टाइम है, आप जल्दी से चूल्हे की आंच तेज़ कर दीजिए, चूल्हे की आंच तेज़ कर दीजिए और उसमें मसाला डाल दीजिए, लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च और धनिया। बस हमारे यहाँ तो ना टमाटर डलते हैं ना दही डलता है। अच्छा जी, और बस इसी के अंदर प्याज वगैरह भी नहीं, एक यानी कच्ची प्याज डालते हैं, मैं वो बता रही हूँ। सही। ये सारी चीज़ें इसको सौंध के बोलते हैं चढ़ाना। एक गट्ठी प्याज, लहसुन, अदरक पिसा हुआ, नमक, मिर्च, धनिया और थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर, और जो आप जिस दौरान हम मसाले डाल रहे हैं वो पानी खुश्क हो गया, समझ गए। फिर 1 गिलास पानी और डाल के आप दरमियाना आंच पे पकाएं। विद इन नो टाइम आपकी कलेजी तैयार है। ऊपर से हम उसके अंदर हरा धनिया और मेथी डालकर दम लगा देते हैं और वो फ़ौरन हम डिश आउट कर देते हैं और हमारे यहाँ सब वही खाते हैं। जबरदस्त, डिफरेंट चीज़ है ना। अच्छा, हमारे यहाँ तो वो जो रोटी वाला सेटअप होता है, वो थोड़ा ग्रेवी होती है और उसमें फिर कलेजी से नाश्ता होते हैं हम लोग। तो पहले बता रही हूँ ना, इससे कलेजी से पहले हम लोग कुछ नहीं खा सकते। मेरे भाई का ऑर्डर होता है, सही तो इस वजह से ये खाई, उसके बाद हम आज़ाद हैं, कुछ भी खाएं। अब सबसे ये 2 बकरों की कलेजी बनती है, वो इतनी सी तो होती है। फिर उसके बाद फिर गाय बनती है, वो तो शाम हो जाती है। फिर तो खानों की तैयारी। कलेजी खाते हैं हसन? बिल्कुल खाता हूँ, मज़े की लगती है। कैसी पसंद है, ग्रेवी हो या आपने जैसे बताया कि फ्राई हो, किस तरह की खाते हैं? दोनों पसंद है, लेकिन उसमें वो हीक ना आ रही हो बस। यार ये बड़ा, मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद धोती हूँ वो, इसीलिए कि ज़रा मुश्किल होता है। कोई और भी बनाया ना तो मैं ज़रा देखती हूँ कि इसने कैसे किया होगा। हाँ, कलेजी तो अपने हाथ से धुली होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरे। आपा लेकिन किचन में भी और ना घर में भी बड़ी स्मेल हो जाती है। कुर्बानी हो रही हो, हर जगह खून हो जाता हो, तो एक टाइम पे आपको होता है कि यार बस अब ये थोड़ी खुशबू। हालांकि मैं तो घर में सारे फिनाइल और ये और वो क्लीनर से भी पोंछे लग रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक स्मेल होती है। कैसे मक्खियाँ भी आ जाती हैं। बिल्कुल, देखिए मैं एक तरीका बताऊं। बिल्कुल है, बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक टब में जब पानी ले लेंगे ना, पोछे के कपड़े में, या आप मॉप से अगर लगा रहे हैं तो चंद कतरे डीजल डाल लीजिए। कतरे का डीजल? जी, मैंने कतरे बोला, ये जहन में रखिएगा। मैंने किसी से कहा होगा आपा उसकी तो बदबू हो जाएगी, भाई मैंने कहा कतरे बोला मैंने। वो आपका मॉप पी लेगा वो पानी, और पानी में से जो डीजल है वो बिल्कुल जज्ब हो जाएगा। पानी में मिला लें, ना उसकी बदबू ना उसकी खुशबू। चंद कतरे क्या आपको तकलीफ देंगे। आपका जितनी बड़ी जगह है मॉप से आप उसको क्लीन कर दें या पोछे के कपड़े से, ना बदबू आएगी, ना किसी किस्म की गंदगी होगी, ना कोई मक्खी आएगी पूरे दिन आपके घर के करीब। और बाहर आपने चूना डाला हुआ है, ना स्मेल आएगी कि 2-3 दिन तक इंसान परेशान रहता है, कोनों खुदरों से आती रहती है। अब हम आ जाते हैं कि जो पीसीस हमने दिए हैं, पीसीस बांटते बांटते भी शाम हो जाती है। सबसे पहले तो पंखे चलवा दें और जो बांटने का गोश्त है उसको धोएं ना, उसको खुश्क होने दें। खुश्क होने दें, और खुश्क होने के बाद भी बांटते बांटते शाम हो जाती है। ज़ाहिर है सबके घरों में जाता है, यही तरीका है। तो जो लॉन के सूट
पुराने हो जाते हैं, उनके जो दुपट्टे होते हैं उनको साफ़ करके धोकर अपने पास रख लीजिए। और उसके गोश्त के मुताबिक, जैसे हमारे यहाँ पीस होते हैं बड़े, तो हम लोग उसके रुमाल बारी काट लेते हैं, चौकोर चौकोर उन दुपट्टों के ना अच्छी तरीके से धो के इस्त्री करके हम रख लेते हैं गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। यानी आजकल की तैयारियाँ बता रही हूँ, हम ये रख लेते हैं। उसके बाद हमारा गोश्त हम पहले, हमारे यहाँ लिस्ट बनती है क्योंकि हमारे यहाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिस्ट तो सब बनाते हैं, कहाँ कहाँ बन गई। जाना है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे बोटे रखे हुए हैं सारे, जिसको गोश्त देना है, जानने वालों को किसी की डिमांड पे होता है कि आप मुझे फ़लाँ चीज़, फ़लाँ हिस्सा भेजिएगा, फ़लाँ हिस्सा भेजिएगा। शाम हो जाती है, अब गाड़ी में डिग्गी भर के जाना है, तो करना ही होता है कि आप अपने पास पानी रखें, उसमें थोड़ा सा ये वाइट विनीगर होता है, ये डालते हैं। और उसके बाद जो मलमल के आपके पास कपड़े रखे हैं वो उसमें आप डिप कर दीजिए और एक एक कपड़ा लें, निचोड़ती जाएं बिल्कुल, और जो आपका बोटा है उसके अंदर आप बांध लीजिए उसको और रखती जाइए। उसी कपड़े को सिर्फ गीला करना है, गोश्त को नहीं गीला करना है। ना आपके गोश्त में स्मेल आएगी, ना आपका गोश्त कहीं पहुंचने तक ख़राब होगा। उमूमन कलर चेंज हो जाता है, वो अजीब सा ब्लू ब्लू पर्पल पर्पल सा, जो है ना शाम तक अगर टाइम से ना बांटो तो वो गोश्त खराब होना शुरू हो जाता है। अजीब सी हमक सी पैदा हो जाती है, कलर ना भी चेंज वो हो जाता आपस है। में जुड़ेगा, ना उसमें बदबू आएगी, बल्कि वो वहाँ तक पहुँचने तक और पिंक पिंक कलर का हो जाएगा। और वो जिनके पास पहुँचा है उनको बहुत अच्छा फ्रेश भी लगेगा, और ना गोश्त का कलर चेंज होगा, ना उसकी स्मेल में कोई तब्दीली नया है आएगी। मेरे लिए जी, बिल्कुल, हाँ, ये बहुत नहीं पता था अच्छा। जी जी जी, सही, ऐसा कर लें। ज़बरदस्त। और अपने घर का भी जो गोश्त आप हिस्से बना कर रखें, तो वो प्लास्टिक के शॉपर्स में रखते हैं भाई सभी लोग, हम भी इसी तरह रखते हैं। कम से कम 8-10 पैकेट तो सभी रखते हैं, हम तो भाई रखते हैं 8-10 पैकेट। जाहिर है, अब ये तो आपका हक भी है। हाँ। तकरीबन 1-1.5 हफ्ते तो हमारे यहाँ चलता है कुर्बानी का गोश्त, लेकिन ज़्यादा नहीं रखती मैं बिल्कुल। मैं कहती हूँ बेटा दूसरों के लिए एक हिस्सा हमारे लिए, लेकिन एक हिस्से में से भी मैं आधा रखती हूँ कि क्या करना है, हम लोग तो खाते रहते हैं और बस उसी वक्त का शौक़ होता है, उसके बाद कोई नहीं खाता। बस एक पीस का हंटर बीफ बनाती हूँ, थोड़ा सा नहारी के लिए, थोड़ा सा पाए, गाय के पाए हम रखते हैं, और वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बनाते हैं, सबको बुलाते हैं। और जो कबाब वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, और जनाबे वाला फिर करना ये होता है कि अपने घर के लिए हमने पैकेट्स बना के, और जहाँ पे फ्रीज़र में रखना है, सबसे पहले फ्रीज़र के अंदर एक प्लास्टिक बिछा लें नीचे, ठीक है। उसके बाद आपके जो पैकेट्स हैं वो भी ड्राई गोश्त के, धुला हुआ नहीं, जो घर का रख रही है वो भी नहीं धोएंगी, उसी गोश्त में से जो हवा लगा हुआ है पैकेट बना के रख देंगे। जितने पैकेट हुए उसके बाद एक प्लास्टिक की और तह लगा देंगे, एक तह लगाएंगे पहले हम, 1 2 3 4 5 6 जितने हमारे फ्रीज़र में आए, उसके बाद एक प्लास्टिक उसके ऊपर बिछा दिया, ऊपर तले मत रखिएगा। और उसके बाद दूसरी आप तह लगा दें। जितना किसी का देने का होता है कि वो आए नहीं लेने, उनको पहुंचाना है, कोई ये कहता है कि जी मेरे घर अभी मत भेजें, मेरे फ्रीज़र में जगह नहीं है। हमारे घर में तो ऐसा बहुत होता है, तो हम वो रख के, लेकिन एक लाइन हम रखते हैं, ऊपर तले नहीं रखते गोश्त, और उसके ऊपर प्लास्टिक की बिछा देते हैं। तो अल्लाह के फजल से ना वो जुड़ता है, ना वो परेशान होता है। और जब यही पैकेट हम निकालते हैं, डिफ्रॉस्ट करते हैं, फिर उसके बाद पानी में, नए पानी के अंदर 1 चम्मच हम विनीगर ज़रूर डालते हैं, जो पैकेट हम कुर्बानी के गोश्त का पकाने के लिए निकालते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से, ना सिर्फ डीफ्रॉस्ट करने का भी कोई तरीका बता दें आप। मैं तो गर्म पानी में डालती हूँ, टाइम लगता पूरा है पैकेट। मैं भी गर्म पानी में डालती हूँ, लेकिन टाइम तो लगता है। खोलते हुए पानी में डाल दें? नहीं, बहुत खोलते हुए ना डालें, तो गोश्त पकने वाला हो जाए। गुनगुना सा नहीं, थोड़ा सा तेज़, हाँ। और फिर मैं ज़रा सा, जैसे ही वो हमारा जो कुनकुना नहीं डालती, हल्का सा गरम, लेकिन खोलता हुआ नहीं, गर्म पानी में डाला, और जैसे ही उसको पैकेट को हिलाते रहें, पैकेट की सारी ठंडक पानी पी लेगा। जब पानी आपकी ठंडक पी लेगा, बिल्कुल ठंडा हो जाए, उसको फेंक दीजिए, फिर सादे पानी के अंदर आप कर दीजिए। और मैं तो थोड़ा सा टैप अपना खोल देती हूँ, फिर बहुत जल्दी हो जाता है। जो असल बर्फ़ है ना, वो गर्म पानी से पिघल जाता है। उसको ना हिला लें, उसको ऐसे पत्थर की तरह ना रखें, कि आप ये देखें, ताकि उसकी जो इर्द गिर्द की बर्फ़ है वो पिघल जाए। और अगर और ज़्यादा जल्दी करना चाहती हैं तो आप ये जो पैकेट लें, इसके ऊपर नमक डाल दीजिए, कोई पानी ना डालें, पूरी जल्दी से नमक, खूब सारा नमक डाल दें, बंद पैकेट पर, गोश्त के अंदर ना जाए। और उसके बाद जब आपके पैकेट के अंदर की, बाहर की सब बर्फ़ पिघल जाएगी, तो उसको गर्म पानी में डालकर बहुत जल्दी डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। सही, तो बड़े मज़े की टिप्स भी मिल रही हैं, और वाकई ये सारी टिप्स ऐसी हैं जो कि अभी इस वक्त हर घर में चाहिए, क्योंकि ईद का सीज़न है, मेहमान आ रहे होते हैं, गोश्त की भी ज़रूरत होती है, खाना भी बनना होता है। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। लेकिन हसन,
आपने जो है वो हमें ब्रेक पे जाने से पहले कोई गाना ही सुना दें। अब टिप्स तो मिल रही हैं लेकिन एंटरटेनमेंट भी होना ज़रूरी है। वेलकम बैक इन द शो। और इस वक्त जो है ना वो आपस से मज़े मज़े की चीज़ें तो सीख ही रहे हैं और हम पूछते भी रहते हैं, लेकिन बड़े जो है ना वो अच्छा लगा मुझे आपा जब मैं यहाँ से आपसे बातें कर रही थी, रानी आपा के 16 सिंगार के नाम से किताब भी आ गई और इसमें भाई 16 सिंगार के खाली जो है ना टिप्स नहीं है बल्कि सारी आपको जो है ना वो टिप्स नज़र आएंगी। आपा की जो भी आप यहाँ पे हम मुख्तलिफ शोज़ में आपा को बुलाते हैं और इतनी सारी जो है ना उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स ले रहे होते हैं, जैसे कि अभी ब्लैक हेड और वाइट हेड का इलाज हो गया, बाल लंबे करने का तरीका हो गया, तो ऐसी सारी चीज़ें इस किताब में मौजूद हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ, अभी मुझे आज क्या पता चली, वो कहते हैं ना कि किताबें हमको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो पढ़ने से पहले मैंने पता है आज क्या सीखा, आपका नाम आज तक ये कन्फेस मैं ईद के दिन कर रही हूँ कि मुझे आपा का नाम नहीं पता, बस ये पता है रानी आपा। तो रानी आपा का जो असल नाम है वो कौसर नसीम है, जो कि इस किताब पे लिखा हुआ है। हम सब तो बस आपा को आपा ही कहते हैं प्यार से। और रानी आपा नाम कैसे पड़ गया? मैं 9 भाइयों की एक बहन हूँ। रानी कहते होंगे वो जी, आपको? तो मेरी दादी ने मेरा नाम रानी रखा और मेरी दादी की भी कोई बेटी नहीं, यानी कोई मेरी अच्छा। फूफी नहीं है। मेरी फैमिली में लड़कियाँ नहीं हैं। तो मेरे चचाओं के यहाँ भी बेटियां नहीं हैं। सही। तो मेरी दादी ने मेरा नाम रानी रखा और वो नाम यानी मैं खुद अपने आप को रानी नाम से ही जानती हूँ। अगर मेरे स्कूल कॉलेज की हद तक तो था कौसर, लेकिन अक्सर लड़कियां अगर मुझे पीछे से आवाज़ देती थी कौसर, फिर सब वो भी कॉलेज स्कूल भी रानी नाम से यूज टू हो गया था, क्योंकि पहले के स्कूल और कॉलेज का वैनों में जाने का रिवाज नहीं था। मैंने सोसाइटी में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं पर गवर्नमेंट का स्कूल है, ब्राज़ील स्कूल, वहीं से पढ़ा। फिर वहीं से मैं खातून पाकिस्तान से कॉलेज चली गई। अपने मोहल्ले की लड़कियाँ होती थी तो वो सारा एक दूसरे को जानते थे। तो मुझे कभी भी अगर कोई मुझे कौसर कहता था तो मैं कभी ढूंढती होंगी कौसर कौन है। अच्छा, मैं किसको कह रही हूँ, पता नहीं किसको। फिर आखिर में यार तुम इतनी आवाज़ें थी, ओह, फिर उन्होंने भी रानी कहना शुरू कर दिया। तो मेरा नाम चूंकि मेरे आईडी कार्ड में ये नाम है तो मैंने कहा मैं वजाहत करूँ कि ये मेरा नाम। बहुत अच्छा किया जो आपने भाई इसमें लिखा, हम सबको भी पता चला। अब किसी दिन आप आएंगी ना तो मैं कौसर नसीम बुलाऊंगी, फिर देखूंगी आपका रिएक्शन। अभी तो आज तो नॉर्मल है ना, नहीं पहचानती। अच्छा जी, तो ये बताइए कि इसमें क्या खाली 16 सिंगार खूबसूरत होने के टोटके हैं या और भी जो है वो बहुत सारी चीजें किताब में है जो एक घर की ज़रूरत होती है। देखिए, अब एक लड़की कोई भी है वो बहू बनकर जब एक नए घर में जाती है तो 24 घंटे उसके लाइफ चेंज हो जाती है। ससुराल वाले हैं, बच्चे हैं, वो खुद है, उसको अपनी केयर की भी ज़रूरत होती है। छोटे बच्चों के पैदाइश से लेकर ग्रोथ तक के लिए कि बच्चे किस तरह सेहतमंद हो सकते हैं, बच्चों की आंखें कैसे ज़्यादा रोशनी बढ़ सकती है, दिमाग बच्चों का कैसे तेज़ हो सकता है। खुदा न खासा फालिज है, लकवा है, पार्किंसन है, जो आपके घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ कोई मसला हो गया, शुगर तो है ही, स्किन है, बाल हैं, मैंने हर चीज़ पे तवज्जो दी है, एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगाया है चीज़ पर मैंने नज़र रखी है, जोर लगाया है कि ये किताब एक ऐसी किताब है जो हर घर की ज़रूरत है और ख़ातून खाना के लिए बहुत अहम है। बल्कि मेरी फैमिली के लोग तो मेरी इस किताब को अब लड़कियों को जहेज़ में देते हैं। जब से उन्होंने पढ़ी है, मेरी भाभियों ने, माशाल्लाह से, बहन तो मेरी कोई है ही नहीं, लेकिन मेरी कज़न्स हैं, मेरी मामू मानियाँ हैं, मेरी देवरानियाँ जिठानियाँ हैं, मेरी नंदे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि भाभी ये किताब इतनी अच्छी है कि इसको हम माहम को देंगे, रिदा को देंगे, अपनी सारी बच्चियों को देने लगे। बहुत, ये तो बहुत अच्छा हो गया आपा। और जो है वो ईद पे आपने जो है ना वो हमें मुझे भी तोहफा दिया, थैंक यू सो मच। ये बड़ा काम आएगा वाकई, जैसे आपने बताया कि इतनी सारी इसमें चीज़ें तो आप मेरे लिए खुलूस से लाई, मोहब्बत से लाई। था और ज़रूर पढ़िएगा और मुझे ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर अभी तो मैंने नाम ही पढ़ के इतना कुछ सीख लिया। तो अंदर कितना कुछ पिछले दिनों हुआ ये कि जब मैं आपके लास्ट प्रोग्राम में आई थी तो आपकी रिपोर्टर हैं, उनके मुंह में छाले थे, बड़ी बेचारी डिस्टर्ब हो रही थी। मैंने उसको बताया कि भाई कलौंजी पका लें और उसके गरारे करें। वो बच्ची मेरी इतनी फ़ैन हो गई, बातें आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया।
मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हो गई, अल्लाह ताला। और तो मैं ये चाहती हूँ कि सब लोग इसको ज़रूर पढ़ें और इसको इस्तेमाल में लाएं और अपनी दुआओं में याद रखें। बिल्कुल ऐसे। जाते जाते ईद पर कुछ कहना चाहती हैं आप, सब लोगों को क्या पैगाम देंगी ईद के हवाले बस से? सब लोगों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि ये ईद हमारा मजहबी त्यौहार है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इसे अपनों के साथ मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए, और जो छोटी छोटी सी एक दूसरे से शिकायतें हो जाती हैं उन्हें दिल से दूर कर दीजिए और सबको अपनाइए ताकि लोग आपको अपनाएं। मैं चाहती हूँ कि मोहब्बत दीजिए और मोहब्बत लीजिए। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छी बात। बस इसमें जाते जाते हम यही कहते हैं ना कि ईद कुर्मा आई है, ईद ईसार आई है, तो जैसे आपा ने कहा कि छोटी छोटी बातें तो हो जाती हैं, तो ईद कुर्मा पे ये भी देखिए और सीखिए कि कुर्बानी दे दें और इसार का मुजाहरा करें, मोहब्बत का मुजाहरा करें। आप बड़ा दिल कीजिए, अगर जो है ना खलिशें भी हैं दिल में, उन्हें कुर्बानी की नज़र कर दीजिए, उन्हें भुला दीजिए और अपनों से जाके मिलिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें, यही ईद आने का मकसद होता है। तो जाते जाते थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। हसन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आते हो जब भी, तो शो में बहुत सारा जो है ना वो फ्लेवर लेकर आते हो, एंटरटेनमेंट करते हो। लेकिन जाते जाते ऐसे तो जाने नहीं देंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर सुनेंगे मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और CNN की तरफ से। आप सबको ईद मुबारक, अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।